मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज रोटेशन थ्योरम करने वाले हैं। इसे हम लोग कॉनिस मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग एंगुलर मेथड भी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक अर्गन डायग्राम है और यहाँ पर P में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम वेक्टर की इक्विवेलेंट ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में हम लोग मॉड्यूलस को कंसीडर करते हैं, उसी वेक्टर का मॉड्यूलस। सपोज कीजिए यहाँ पर OP अगर एक वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस जो होगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ OP, मैग्नीट्यूड इसे बोलते हैं। और वही वेक्टर अपने पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल करेगा उसे हम डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं। मतलब ये वेक्टर अगर OP एक वेक्टर इस पॉजिटिव जो एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल करता है तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP विद एक्स एक्सिस जो होगा उसे हम कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन द सिमिलर वे, सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z पूरा और इसका जो मॉड्यूलस है वो है R और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है, तो Z को हम लोग लिख सकते हैं R इंटू ई टू द पावर आई थीटा और R ई टू द पावर आई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ऐसे हम लोग Z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ Z जो है वो है थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ Z जो है वो है R और मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं वो है R। तो ऐसे करके हम लोग कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने ये क्यों किया हम लोग अभी बात करेंगे। तो अब हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिट वेक्टर जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक प्लेन है और जिसमें ये एक वेक्टर है और हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो वेक्टर है एक P, उसका वैल्यू दिया गया है सपोज OP इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एक वेक्टर है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर मतलब जो वेक्टर दिया गया है उसी सेम डायरेक्शन में अगर एक यूनिट लेंथ हम लोग ले लें तो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो लेंथ है इसे ही हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इसका जो मॉड्यूलस होगा वो 1 होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो जो गिवन वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है उसके सेम डायरेक्शन पर ये होगा। हम लोग जानते हैं वेक्टर पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी काम करता है। मतलब यूनिट वेक्टर अगर यहाँ ना लेकर हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं एक यूनिट ले ले, लेकिन उसका जो डायरेक्शन रहेगा डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर हो सकता है तो उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब यह एंगल जो है ये एंगल के बराबर एंगल सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी 1 होना चाहिए। मैं जस्ट यूनिट वेक्टर की एक एग्जांपल लिया हूँ। अगर आप पूरा वेक्टर को कंसीडर करेंगे तब भी बात एक ही है कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है वेक्टर को आप यहाँ पर भी ले सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड पर और सेम डायरेक्शन पर। तो अब इसका ये जो गिवन वेक्टर है 3i कैप और 4j कैप, मतलब i कैप एक्स एक्सिस बराबर 1 यूनिट है और इंटू 3 मतलब 3 यूनिट गया और j कैप y एक्सिस बराबर 1 यूनिट है तो y एक्सिस बराबर 4 यूनिट गया तो 3i कैप 4j कैप मिलके यहाँ पर आ गया। तो अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो इसका मॉड्यूलस पहले निकाल लेते हैं। तो मॉड्यूलस हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25, तो ये हो जाएगा 5। मतलब यूनिट वेक्टर अब जो हो जाएगा और इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो देखिए इसका डायरेक्शन भी सेम ही होगा। ओ और इसे ए दे देते हैं, ओ ए जो OP का यूनिट वेक्टर है और उसका जो मॉड्यूलस अगर हम निकाल लें तो देखिए 1 यूनिट आएगा 3/5 होल स्क्वायर
प्लस 4/5 होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 9/25 प्लस 16/25। तो ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विथ सेम डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। ऐसे हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम रोटेशन थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। रोटेशन थ्योरम, मान लीजिए ये एक आर्गन डायग्राम है। यहाँ पर ओरिजिन O है और यहाँ पर 2 वेक्टर है। पहला वेक्टर जो है वो है Z1, दूसरा वेक्टर जो है वो है Z2। अब Z1 जो वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल किया। Z2 जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज करता है, और इन दोनों के बीच जो एंगल का फासला है वो इसको हम थीटा दे देते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो Z1 का जो मॉड्यूलस है, मतलब O से Z1 तक, इसको हम लोग Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस, और Z2 का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ Z2 से डिनोट करते हैं। तो और मान लेते हैं कि ये जो दोनों का डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 है। तो Z1 को हम लोग पोलर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों ने देखा था मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आई, जो एंगल किया अल्फा, ऑयलर्स फॉर्म को यूज करके। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं Z1 इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब Z2 को क्या लिख सकते हैं? सेम ही पोलर फॉर्मेट का यूज करके Z2 मॉड्यूलस ई टू द पावर आई बीटा। तो यहाँ पर जो बीटा है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो अब बीटा की जगह पर हम लोग इसको बिठा दें तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। अब Z2 जो है वो वैसे ही रहने दे और इसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई थीटा प्लस आई अल्फा, और इसे लिख सकते हैं Z2 इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। Z2 और Z1 हम लोगों ने इक्वल लिया था, तो यहाँ से आ जाएगा Z2 के जगह पर Z1 मॉड ई टू दी पावर आई अल्फा इंटू आई थीटा। अब Z1 को लिखा जा सकता है Z1 मॉड इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z1 इंटू ई टू दी पावर आई थीटा Z2। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Z2 इक्वल टू Z1 इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया गया हो हम लोगों को, तो Z2 को हम लोग Z1 इंटू ई टू दी पावर आई थीटा, जो एंगल का फासला है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच जो एंगल का फासला दिया गया है ई टू दी पावर आई इंटू, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यही रोटेशन थ्योरम है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल लेंथ का हो तो Z2 को हम लोग Z1 के साथ ई टू दी पावर वो एंगल जो दिया गया होगा ई टू दी पावर आई इंटू, उससे अगर मल्टीप्लाई करे तो दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाएगा। ये आप लोग केस 1 ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए 2 नंबर पर ऐसा एक आर्गन डायग्राम दिया गया है, x बार और y बार, और यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 और Z2। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो इक्वल नहीं है। अब Z1 मॉड्यूलस नॉट इक्वल्स टू Z2। तो हम लोगों ने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह ट्रीट करता है, और कोई एक वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर चला आता है। आप लोग देखिए, ये जो वेक्टर OP आया था उसको हम लोगों ने उसके मॉड्यूलस से डिवाइड किया था, तो इसका मॉड्यूलस के डिवाइड करने पर जो यूनिट वेक्टर आया था उसका लेंथ 1 हो गया। मतलब कोई एक इस वेक्टर को OP के मॉड्यूलस से डिवाइड करने से ये एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर
z1 जो वेक्टर है उसे अगर हम z1 के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दे, यहाँ पर o को हम लोग बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो ये एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर OL जो है वो यूनिट वेक्टर है OZ1 का, और OM जो है वो यूनिट वेक्टर है OZ2 का। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, OL को हम लोग सपोज कोई एक L कैप और OM को हम लोग M कैप इससे डिनोट कर लेते हैं। तो OZ जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसे अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो इसे हम लोग OZ1 लिख सकते हैं और Z1 सिंगल भी लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें तो ये एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं Z1 बाई Z1 का मॉड्यूलस, ये एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। और सिमिलरली और यहाँ पर जो OZ2 है इसे हम लोग Z2 ऐसे लिख लेते हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो अगर हम लोग इसे Z2 बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2 करें तो ये भी एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो Z2 बाई Z2 बार का मॉड करें तब भी ये इक्वल हो जाएगा। तो ये अब सिमिलर टू एक नंबर की तरह हो गया। तो एक नंबर में अभी सेम इसका जो एंगल का गैपिंग है, अगर ये थीटा है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Z2 वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 इक्वल्स टू Z1 वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 वेक्टर इनटू e टू द पावर i थी। सेम इससे लिख सकते हैं ऐसा। तो ये ओरिजिन से ही शुरू हुआ, लेकिन इसका लेंथ, दोनों वेक्टर का लेंथ अनइक्वल था। तब हम लोग इस फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो वेक्टर OZ1 है इसे अगर हम दोनों को मॉड्यूलस से डिवाइड करके अगर हम e टू द पावर i थीटा इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो ये OZ1 घूमकर OZ2 में चला जाएगा। और ये जो रोटेशन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर e टू द पावर i माइनस i थीटा करते तो रोटेशन क्लॉकवाइज होता। लेकिन सिंस हम लोग पॉजिटिव i थीटा मतलब थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब केस 3 देख लेते हैं। यहाँ पर एक ये आर्गन डायग्राम है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लोग Z0, Z1 और Z2, ये Z0, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, यहाँ पर सेंटर हम लोग Z0 को कंसीडर कर लेते हैं। और इसका डिस्टेंस, ये दोनों वेक्टर का डिस्टेंस और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस भी सेम नहीं है। तो इसमें हम लोग रोटेशन थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि Z0, Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वेक्टर है उसे हम वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OZ1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OZ0 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग Z0 का वेक्टर माइनस Z1 का वेक्टर माइनस Z0 का वेक्टर भी ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली Z0, Z2 जो वेक्टर है उसे पोजीशन वेक्टर ऑफ Z2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Z0। पोजीशन वेक्टर मतलब O से इसका डिफरेंस, जो ओरिजिन है ओरिजिन से उसका डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। तो इसे हम लोग Z2 वेक्टर माइनस Z0 वेक्टर ऐसे लिख सकते। तो अब इस दोनों वेक्टर को अपने अपने यूनिट वेक्टर में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा Z2 वेक्टर माइनस Z0 वेक्टर इस पूरे का मॉड्यूलस, और ये हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z0 बाई Z1 माइनस Z0 इस पूरे का मॉड्यूलस। और मान लेते हैं इसका जो इन दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच जो एंगल है वो थीटा है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर i थीटा। अगर ले ले तो ये दोनों तो यूनिट वेक्टर, ऐसा छोटा छोटा यूनिट वेक्टर में जिसका यूनिट लेंथ सेम है, कन्वर्ट हो गया। अब ये दो वेक्टर अगर थीटा डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से हो जाएगा Z2 माइनस Z0 बाय Z1 माइनस Z0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले Z2 माइनस Z0 उसका मॉड्यूलस बाय Z1 वेक्टर माइनस Z0
उसका मॉड्यूलस इंटू ई टू द पावर आई थी, और यही है रोटेशन मेथड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है और थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है थीटा एंगल करके, तो ये जो वेक्टर आएगा नेक्स्ट, उसका वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका लेटर टाइम में हम लोग इसका एप्लीकेशन बहुत सारे प्रॉब्लम में ये होगा। तो आज हम लोगों ने कोनी मेथड और रोटेशन थ्योरम के बारे में जाना। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक दो एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, पैराबोला को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।